Hello students, I am Ghanshyam Kumar Srivastav, Physics teacher for NEET and JEE। ऑसिलेशन के सारे वीडियोज आप लोगों को मिल चुके हैं। उसमें ऑसिलेशन के बेसिक थ्योरी से लेकर के और स्प्रिंग पेंडुलम तक जो कुछ भी इस समय आप लोगों के सिलेबस में है वो सब मैंने बताया है। ये करीब 7 वीडियोज़ में आप लोगों के पास है, आप उसको देखिएगा, उससे आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। ये वीडियोज बेसिकली नीट यूजी के स्टूडेंट्स और जेई मेंस के लिए हैं। अब मेरा जो मॉड्यूल है उसके क्वेश्चंस हम आप लोगों को बताएंगे। टॉपिक वही कंटिन्यू रहेगा, ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन को लेकर के मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए हैं, उन्हीं में जो क्वेश्चंस थोड़े से टफ हैं उनका सॉल्यूशन मैं अब आपको बताऊंगा। अब आप ध्यान से देखें। तो मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन तो ये है, ये तो थ्योरेटिकल है, आप लोग जानते हैं। हम आगे आते हैं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं। ये बड़ा सिंपल है, मैंने बताया भी था, लेकिन ये पूछा बहुत जाता है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है, अ पार्टिकल इज इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन along x axis about origin. Acceleration of particle is given by a equal to minus bx। तो अब आप देखें, एक्सीलरेशन और पोजीशन x में ये इक्वेशन आप लोगों को दी हुई है। टाइम पीरियड आप लोगों से पूछा गया है। तो अब आप एक्सीलरेशन और पोजीशन में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, उसी इक्वेशन से क्वेश्चन में दी गई इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे। एग्जामिनेशन में टाइम आपके पास बहुत कम होता है, 1 मिनट का टाइम होता है, उसमें 30 सेकंड क्वेश्चन को पढ़ने में चले जाते हैं। लगभग 30 सेकंड ही आपको मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए बहुत लेंदी क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेडिशन अब ख़त्म हो चुका है, उसको पढ़ने से आपको कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप ज़्यादातर चीज़ें उसी क्वेश्चन में ही मार्क कर दें। तो आप इसी के नीचे वो इक्वेशन लिखें जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। वो होता है a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब आप इन दोनों स्क्वायर को कंपेयर करें। a के सिमिलर a, यहाँ x का मल्टीपुल b, यहाँ x का मल्टीपुल ओमेगा स्क्वायर, देन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू b implies that ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट b। टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा की सेम वैल्यू यहाँ पुट करें। कौन सा ऑप्शन हुआ? 4th ऑप्शन हो गया। आप नोट करें, फिर आपको हम आगे बताते हैं। चाहे इसको मान लो सेव करके हम टेलीग्राम में भेजना चाहें बच्चों को, सेव पे क्लिक कर दें, बार बार करना पड़ेगा। अब आप अगले क्वेश्चन पे आए। जो क्वेश्चन टफ है वही आपको हम बताएंगे। ये सारी चीज़ें तो बहुत सिंपल हैं। चलो ये क्वेश्चन हम लेते हैं। अब आप देखें, इस क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर को, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में आपको दिया है, अ पार्टिकल इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन
along x axis given by equation x equal to this initial phase of the particle is। अब आप देखें इस क्वेश्चन में सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन पोजीशन x और टाइम t में आपको दी हुई है और आपसे इनिशियल फेज फाई पूछा गया है। बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, उनको ये याद रहता है साइन ओमेगा टी प्लस फाई कास ओमेगा टी प्लस फाई, तो कहेंगे फाई इक्वल टू 3π/2 और पाई आप 180 डिग्री पुट करें तो 270 डिग्री हो गया। खैर अच्छी बात यह है कि यहाँ 270 डिग्री का कोई ऑप्शन नहीं है 3π/2 का, नहीं तो अगर 3π/2 का कोई ऑप्शन होता है तो बहुत सारे बच्चे उसे टिक कर देते हैं। मैंने आपको फेज की थ्योरी पढ़ाते समय समझाया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसका जो टोटल एंगल है वो फेज होता है और वहीं से आप फाई को कैलकुलेट करेंगे और एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन केवल और केवल साइन में होती है। एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन कास में नहीं होती है, यह आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ इक्वेशन कास में दी हुई है। मैंने आपको प्रॉब्लम भी बताई थी, अगर एसएचएम की इक्वेशन कास में आपको दी हुई है और फेज के बारे में पूछा गया है तब आप कास को साइन में चेंज करेंगे। तो हम इसे चेंज करते हैं। आप देखें, आप लिखेंगे x इक्वल टू 10 कास। अब साइन में चेंज करने के लिए आप लिख सकते हैं 3π/2 को आप लिख सकते हैं पाई प्लस ओमेगा टी प्लस π/2। अब आप जानते हैं 3π/2 को हमने ब्रेकअप करके लिख दिया है। अब आपको पता है कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करें 10 कास, हम ऐसे भी लिखते हैं π/2 प्लस ओमेगा टी प्लस पाई इक्वल टू 10 और कास 90 डिग्री प्लस थीटा साइन थीटा के इक्वल होगा। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कास 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इट इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब आप देखें स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फाई आपसे पूछा गया है। अब आप कंपेयर करके देखें तो फाई के प्लेस पर क्या है पाई, देन फाई इक्वल टू पाई इक्वल टू 180 डिग्री, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। आप नोट करें फिर आपको हम बताते हैं। पहले सेव करेंगे ना। हाँ, अब आप देखिए ये क्वेश्चन बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, क्वेश्चन नंबर 11। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में दिया है अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन and move towards right. Time taken by particle in 3/8th oscillation is capital T is time period। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं। कुर्सी खींच दो, थोड़ा कुर्सी खींचो। तो एसएचएम का डायग्राम यही है। क्वेश्चन में दिया है एक पार्टिकल
मीन पोजीशन से राइट की ओर मोशन करता है, 3/8 ऑसिलेशन ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? तो बॉडी मीन पोजीशन से राइट की ओर जा रही है। अब राइट की ओर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन तक ही आएगी, तो यहाँ से यहाँ तक का ऑसिलेशन 1/4 ऑसिलेशन हुआ, यह आपको पता है। अब बॉडी आगे नहीं मूव करेगी, अब बॉडी पीछे घूमेगी। अब बॉडी पीछे घूमेगी, लेकिन इसे 3/8 ऑसिलेशन कंप्लीट करना है। तो अब आप देखें 3/8 ऑसिलेशन कंप्लीट करना था और यहाँ से यहाँ तक 1/4 ऑसिलेशन हो गया है। तो 3/8 से 1/4 को आप माइनस करें, तो 1/8 ऑसिलेशन अभी इसको और मूव करना है। 3/8 से 1/4 ऑसिलेशन को आपने माइनस कर दिया, 1/8 आपको मिला। 1/8 ऑसिलेशन आपको और करना है, और ऑसिलेशन डिस्टेंस या लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 1/4 ऑसिलेशन है, तो इसका हाफ 1/8 ऑसिलेशन होगा। हाफ मीन्स x = हाफ एम्पलीट्यूड। तो बॉडी जब वापस लौटेगी और कहाँ तक आएगी? यहाँ तक, अप टू हाफ एम्पलीट्यूड। तो ये आपका 1/8 ऑसिलेशन हो गया, 3/8 कंप्लीट हो गया। ये पॉइंट आपका O है, मान लो ये A है, इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं। तो जो टाइम पूछा गया है वो होगा टाइम टेकन फ्रॉम O to A प्लस टाइम टेकन फ्रॉम A to B। O से A तक का टाइम T/4। और याद करिए, एक्सट्रीम पोजीशन से हाफ एम्पलीट्यूड तक आने का टाइम मैंने बताया था टाइम पीरियड अपॉन 6 होता है। LCM 12, 3t + 2t = 5t/12। इसे आप नोट करें, फिर एक बार हम आपको और समझा देंगे। ये 12 है, जल्दी नोट करें, फिर आपको हम दोबारा समझा देते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा भी था। नोट कर लिया ना? तो अब आप देखें, इसमें दिया है कि एक बॉडी मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम की ओर मूव करती है, 3/8 ऑसिलेशन ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगा? तो बॉडी जब मीन पोजीशन से राइट की ओर चलेगी तो मैक्सिमम A तक आएगी। A तक इसका 1/4 ऑसिलेशन हो गया है, 3/8 कंप्लीट करना है। तो 3/8 - 1/4 = 1/8। अगर ये A के बाद 1/8 ऑसिलेशन और ट्रेवल करे तो 3/8 ऑसिलेशन हो जाए। तो 1/8 ऑसिलेशन O और A का मिड पॉइंट होगा। तो A से चल करके जब B पर आएगा तो 1/8 ऑसिलेशन हो गया। तो टोटल टाइम T = टाइम टेकन फ्रॉम O to A T/4 प्लस टाइम टेकन फ्रॉम A to B T/6। एक बार हम बताए देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का टाइम T/12 होता है और यहाँ से यहाँ तक का टाइम T/6 होता है, ये मैंने बताया था। अब आप अगला क्वेश्चन देखें। ये तो सिंपल है, आप देख लें। इसमें आपको दिया है अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर एंड t = 4 सेकेंड। द टाइम टेकन बाय इट टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन टू हाफ द एम्पलीट्यूड। तो एक बॉडी लीनियर SHM में है,
पूछा गया है पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल टू प्लस ए से हाफ एम्पलीट्यूड तक आने का टाइम क्या होगा? तो ये टाइम होता है t/6 और टोटल टाइम पीरियड इज 4 सेकेंड। कैपिटल T इक्वल टू 4, सॉरी ये 6 है, तो इक्वल टू 2/3 सेकेंड। ये आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल केस है। ये क्वेश्चन हमने हालांकि जो वीडियोस थ्योरी के पढ़े हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन मैंने बताया था, और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है, तो एक बार हम इसे आपको और बताए दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में दिया है A particle is in simple harmonic motion when the distance of the particle from the equilibrium position has values x1 and x2. The corresponding values of their velocities are u1 and u2. The time period is। एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, हम डायग्राम बनाए देते हैं। तो एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, जब ये मीन पोजीशन से x1 डिस्टेंस पर होता है उस समय इसकी वेलोसिटी u1 है, और जब मीन पोजीशन से x2 डिस्टेंस पर होता है उस समय इसकी वेलोसिटी u2 है। टाइम पीरियड आपसे पूछा गया है। ऑप्शन अगर आप देखें तो सारे ऑप्शन u1, u2, x1, x2 में आपको दिए हुए हैं। तो वेलोसिटी और पोजीशन में आपको आंसर देना है, और जिस टर्म में आपको आंसर देना होगा आपको वही फार्मूला यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो वेलोसिटी और पोजीशन में दी हुई है, इसलिए आपको वेलोसिटी और पोजीशन का ही फार्मूला यूज़ करना चाहिए। और वो फार्मूला होता है v इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा को लेफ्ट में लाएं, दोनों साइड का स्क्वायर करें, v स्क्वायर अपान ओमेगा। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि इन दोनों, आप देखें यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर है, सॉरी ये चलिए, ये प्रॉब्लम होती है स्मार्ट बोर्ड में। वाइट बोर्ड में आसान रहता है, जब एक मिटाओ सब मिट जाता है। तो बॉडी जब मीन पोजीशन से x1 डिस्टेंस पर है तब वेलोसिटी u1 है, और जब मीन पोजीशन से x2 डिस्टेंस पर है उस समय वेलोसिटी u2 है। v इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन v स्क्वायर अपान ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू दिस। अब किसी भी ऑसिलेशन में a और ओमेगा कांस्टेंट रहता है। जब v u1 है तो x x1 है, तो वैल्यू पुटअप करें। x x2 है तब वेलोसिटी u2 है। अब ऑप्शन में एम्पलीट्यूड नहीं है तो हम एम्पलीट्यूड को हटाएंगे। उसके लिए हम इसे फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं और इसे सेकंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को माइनस किए देते हैं, इसमें जगह और नहीं मिल पाएगी। तो आप फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को माइनस करें तो ये होगा, हम यहाँ लिखे देते हैं, ये आप यहाँ पे देखें, 1 अपान ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो गया, तो u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इक्वल टू दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन, तो माइनस x1 स्क्वायर माइनस माइनस x2 स्क्वायर,
तो x2 स्क्वायर आपका प्लस होगा माइनस x1 स्क्वायर, तो ये इक्वल टू हुआ u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपान, इसको हम लेफ्ट में लाते हैं, ओमेगा स्क्वायर को राइट में ले जाते हैं। अब ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट दिस एंड टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। अगर आप ओमेगा की सेम वैल्यू यहाँ पर लाएंगे तो x2 x1 न्यूमरेटर में चला जाएगा, u1 u2 डिनोमिनेटर में रहेगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। और मेरी एक एडवाइस है आपको, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, तो बेहतर ये होगा इसका आंसर आप लोग एज अ फार्मूला याद रखिएगा कि t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपान u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। जब पूछा जाता है तो ज़्यादातर क्वेश्चन में u1 u2 x1 x2 की वैल्यू आपको दी रहती है। ये क्वेश्चन आप लोग देखें, इसमें आपको दिया है अ बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट अ पॉइंट ओ बी देन एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू दी हुई है, इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी विल बी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट अ डिस्टेंस। क्वेश्चन में ये देखना चाहिए क्या आपको दिया है, क्या आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड दिया है और एक डिस्टेंस पर वेलोसिटी आपको दी हुई है, मैक्सिमम वेलोसिटी आपको दिया हुआ है। पूछा ये गया है कि डिस्टेंस x की किस वैल्यू के लिए वेलोसिटी 50 होगी, यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड में ही है। V मैक्स आपको दिया है तो B मैक्स का फार्मूला यूज करें, V मैक्स 100 A 10 देन ओमेगा इक्वल टू 10। अब x की वैल्यू के लिए V आपको दिया हुआ है, x पूछा गया है, तो V और x का फार्मूला यूज करें, वो होता है V इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो V 50 ओमेगा 10 ए 10 का स्क्वायर 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, दोनों साइड का स्क्वायर करें, 25 इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 75। तो x इक्वल टू स्क्वायर रूट 75, इसको आप लिखेंगे 15 इंटू 25 इंटू 3 इक्वल टू 5 रूट 3। यह आपका थर्ड ऑप्शन हो गया, आप इसे नोट करें। कपड़ा देना इसको, जल्दी नोट करें, फिर आपको हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। बाकी सब बिल्कुल फार्मूला बेस है, सब आपने पढ़ा ही है, ये क्वेश्चन मैंने बताया ही था। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो वीडियो आपको दिया गया है उसमें ये क्वेश्चन मैंने लिया था, बताया है आपको। ये क्वेश्चन आप देख ले, थ्योरेटिकल है। इसमें दिया है अ पार्टिकल इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इक्वेशन ऑफ SHM इज x इक्वल टू दिस
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। तो पोजीशन x और टाइम में इक्वेशन आपको दी हुई है, रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। ऑप्शन 1 में दिया है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल आल्सो चेंजेस पीरियडिकली विथ टाइम विथ फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज। तो आप जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये सब टाइम के साथ पीरियडिकली चेंज होते हैं। इसमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के चेंज होने की फ्रीक्वेंसी वही होती है जो पोजीशन के टाइम के साथ होती है। तो यहाँ t का मल्टीपल ओमेगा है, तो यहीं पर आप देख लें ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ इम्प्लाइज दैट ओमेगा 10 पाई इक्वल टू 2 पाई एफ इक्वल टू 5। तो चूंकि पोजीशन की फ्रीक्वेंसी 5 है तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की फ्रीक्वेंसी भी 5 ही होगी। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है और सेकंड में फ्रीक्वेंसी 10 दी है, यही गलत है। फिर आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम स्पीड आप कैलकुलेट करिएगा यही मिलेगी। मैक्सिमम वेलोसिटी जानते हैं इक्वल टू ए ओमेगा और मैक्सिमम एक्सीलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए। तो यही आपका रॉन्ग है, तो यही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा कॉन्सेप्चुअल है और सभी लोगों ने पूछा था, इसको आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें आपको दिया है इन द स्टेटमेंट गिवन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा ट्रू है। और क्वेश्चन दिया है अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फोर्स कांस्टेंट 2 × 10⁻⁶ न्यूटन अपॉन मीटर and amplitude 0.01 meter has a total mechanical energy of 160 joule। फर्स्ट ऑप्शन में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड में मैक्सिमम काइनेटिक और थर्ड में भी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आपको दी हुई है। तो इसमें दिया है एक लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है। ऐसी कोई भी बॉडी जो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही हो उसी को हम लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर मान लेते हैं। कभी कभी बच्चे सोचते हैं ये लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है। ये कोई स्पेशल डिज़ाइंड डिवाइस नहीं होता है। नेचर में ऐसी कोई भी बॉडी जो लीनियर एसएचएम में है उसी को हम लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर कह देते हैं। इसका फोर्स कांस्टेंट आपको दिया हुआ है और फोर्स कांस्टेंट का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। हमने बताया था फोर्स कांस्टेंट इक्वल टू होता है m ओमेगा स्क्वायर और टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपको दी हुई है। और मैंने आपको बताया था कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं होती है। हो सकती है लेकिन हमेशा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए थर्ड ऑप्शन आपका सही है। लेकिन फोर्थ में सेकंड और थर्ड दोनों की बात की गई है। फर्स्ट तो आपका गलत हो गया। अब आपको सेकंड चेक करना होगा तो के मैक्स कैलकुलेट करें। आप जानते हैं के मैक्स इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ और m ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2 × 10⁻⁶ a इक्वल टू 0.01 एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ है। अब आप इसे सॉल्व करें, 2 से कैंसिल, यह आपका 10⁻⁻4 हो जाएगा। 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 10⁻² इक्वल टू 100 जूल। ये तो सही है।
तो सेकंड और थर्ड दोनों सही है, तो आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। बहुत अच्छा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कोई टाइम टेकिंग भी नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने बताया है आप लोगों को, ये क्वेश्चन नंबर 26, ये मैंने मॉड्यूल में जो वीडियोज आप लोगों के थ्योरी के दिए गए हैं उसमें ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बताया था आपको। इसमें दिया है A loaded vertical spring execute simple harmonic motion with period of 4 सेकेंड। यहाँ पीरियड का मतलब टाइम पीरियड से ही होता है। The difference between the kinetic energy and potential energy of the system oscillate with the period of। तो आप नोट्स देखिएगा, जो वीडियो आपको दिए गए हैं उसमें हमने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक और पोटेंशियल का डिफरेंस, इसके चेंज होने की फ्रीक्वेंसी पोजीशन के चेंज होने की फ्रीक्वेंसी का डबल होता है। कहने का मतलब ये है, मान लो पोजीशन के चेंज होने की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, टाइम पीरियड टी है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है इसके चेंज होने की फ्रीक्वेंसी डबल होगी, तो टाइम पीरियड हाफ होगा। और पोजीशन का टाइम पीरियड मतलब पोजीशन के चेंज होने का टाइम पीरियड 4 सेकेंड है, तो t इक्वल टू 4 आप पुट करें, इट इज इक्वल टू 2 सेकेंड। यहाँ पर केवल k माइनस यू ही नहीं, केवल k, केवल u और k माइनस यू, तीनों के चेंज होने की फ्रीक्वेंसी पोजीशन की चेंज होने की फ्रीक्वेंसी का डबल और टाइम पीरियड हाफ होता है। आप इसे नोट करें, फिर आपको हम आगे बताते हैं। ये क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। इसमें दिया है बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ए एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 1/4 ऑफ इट्स टोटल एनर्जी। इसमें पूछा गया है मीन पोजीशन से कितनी डिस्प्लेसमेंट पर पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का 3/4 होगी। तो आपसे पूछा गया है x की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए u इक्वल टू 3/4 अपॉन टोटल एनर्जी। x आपसे पूछा गया है तो u का फार्मूला x के टर्म में आप लिखें 1/2m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 3/4 और E का फार्मूला होगा हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हाफ यम ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल हो गया। x इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 a। इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से डिनोट किया गया है, तो यहाँ आप कैपिटल ए लिखिएगा, यही आंसर होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा।
ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें दिया है द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम इन SHM इज इक्वल टू दिस। सपोज द ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पार्टिकल ऑफ डबल द मास while the amplitude A remains the same, the new mechanical energy will be। इस क्वेश्चन में दिया है स्प्रिंग मास सिस्टम है, वो सब आपने पढ़ा है, और उसकी टोटल एनर्जी का फार्मूला ये है। ये किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एप्लीकेबल होता है, तो इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। इसमें दिया है अगर ऑसिलेटिंग बॉडी का मास डबल कर दिया जाए तो कैपिटल ई क्या होगा। अब देखने से तो लगता है कि ई प्रोपोर्शनल टू मास, अगर आप मास को डबल करेंगे तो ई डबल हो जाएगा। ऐसा हो जाता अगर ये दोनों टर्म कांस्टेंट रहते। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन स्प्रिंग पेंडुलम में मास को चेंज करने से ओमेगा भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि स्प्रिंग पेंडुलम के लिए m ओमेगा स्क्वायर फोर्स कांस्टेंट है, ये आप जानते हैं, मैंने आपको बताया है। और स्प्रिंग के केस में जो फोर्स कांस्टेंट होता है वही स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। इसलिए टोटल एनर्जी E इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर के स्थान पर आप लिखेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट K इंटू ये एम्पलीट्यूड A स्क्वायर। अब जब तक आप स्प्रिंग नहीं चेंज करेंगे तब तक K नहीं चेंज होगा। तो यहाँ मास को चेंज किया गया है, स्प्रिंग नहीं चेंज की गई है, तो K कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, तो E भी कांस्टेंट रहेगा, E चेंज नहीं होगा। आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। आप यहाँ पर कह सकते हैं टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास पावर 0। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। स्प्रिंग पेंडुलम के केस में मैंने बताया था ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट K अपान M, हेंस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट अपान मास, हेंस स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर। तो M ओमेगा स्क्वायर एक्चुअली स्प्रिंग कांस्टेंट है, और यहाँ स्प्रिंग वही है तो K कांस्टेंट होगा, A कांस्टेंट है, इसलिए टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी। ये तो मैंने बताया भी था आप लोगों को, ये तो सिंपल चीज़ें हैं सब फार्मूला वे से। ये भी मैंने बताया है, जो वीडियो आपके पास है, ये भी सिंपल है। अब हम यहाँ पर आते हैं कंपोजिशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशंस। इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है two simple harmonic motions are represented by the equations this and this. Their amplitudes are in the ratio of। दो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, दोनों के एम्पलीट्यूड का रेशियो आपसे पूछा गया है, तो आप दोनों के एम्पलीट्यूड को डिवाइड करें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है दोनों का एम्पलीट्यूड आपको पता हो। अब इस इक्वेशन का एम्पलीट्यूड 10 है, आप जानते हैं, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड 5 नहीं है। एक्चुअली ये दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंपोजिशन है, और इस केस में सब मैंने आपको बताया है, तो आप ब्रैकेट ओपन करें तो ये एक्चुअली इक्वल टू होगा 5 sin 3 पाई टी प्लस 5 रूट 3 cos पाई टी। आप देखें दोनों SHM का ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी 3 होगा, आप कर लें, मॉड्यूल में नहीं होगा, क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम होना चाहिए। यहाँ ओमेगा 3 पाई है तो यहाँ भी ओमेगा 3 पाई ही होगा। तो अब ये टू सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंपोजिशन है। एक इक्वेशन साइन में है, दूसरी कास में है, इसलिए इन दोनों के बीच फेज का डिफरेंस 90 डिग्री होगा। और ऐसे केस में मैंने बताया था कि पहले SHM के एम्पलीट्यूड को पहला वेक्टर, दूसरे SHM के एम्पलीट्यूड को दूसरा वेक्टर मान करके
दोनों को वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग ऐड करें, वही रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड होगा। तो इसका एम्पलीट्यूड जब आप कैलकुलेट करेंगे तो R इक्वल टू, इनके बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री है और दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका सम होता है स्क्वायर रूट फर्स्ट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो फर्स्ट एसएचएम का एम्पलीट्यूड 5, इसका स्क्वायर 25 और सेकंड एसएचएम का एम्पलीट्यूड 5√3 है, इसका स्क्वायर होगा 75, ये इक्वल टू 10 हो गया। अब आप देखें इसका भी एम्पलीट्यूड 10 है, इसका भी एम्पलीट्यूड 10 है, तो रेशियो 1:1 हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन होगा। मान लो फर्स्ट एसएचएम का एम्पलीट्यूड A1, सेकेंड एसएचएम का एम्पलीट्यूड A2, तो फर्स्ट का भी 10 है, सेकेंड का भी 10 है, तो रेशियो 1 हो गया। आप इसे नोट करें, फिर आपको हम बताते हैं। कोई कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं करना है ऐसा। इसके लिए कंपोजिशन वाला पूरा नोट्स आपको पढ़ना पड़ेगा थॉरोली, तभी आप इतने कम टाइम में इसको कर सकते हैं। अब ये सब तो हमने बताया ही है आपको, इसमें कोई डिस्कस नहीं करना है। हाँ, जैसे 36 है, इसमें पूछा गया है वो कौन सी इक्वेशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन या तो साइन में होती है या कास में होती है, वो टैन, काट, लॉग, एक्सपोनेंशियल इसमें नहीं होती है। तो थर्ड इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन नहीं होगी। ये सब मैंने बताया है। आप देखें इस क्वेश्चन में दो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशंस आपको दी हुई हैं। एक का डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस के अलोंग है, दूसरे का y के अलोंग है। तो ये दोनों एसएचएम एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों के बीच फेज का डिफरेंस 90 डिग्री है और एम्पलीट्यूड इक्वल है। इसके लिए मैंने बताया था ये रिजल्टेंट मोशन सर्कुलर होगा। एक बार आप ध्यान से सुने, अगर दो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तब रिजल्टेंट मोशन एसएचएम नहीं होता है। कुछ स्पेशल टाइप के कर्व होते हैं जिनको हम लिसाजूस फिगर कहते हैं। यहाँ पर सर्किल और इलिप्स ही पूछा जाता है। तो अगर फेज का डिफरेंस 90 डिग्री है तब इलिप्स भी हो सकता है, सर्किल भी हो सकता है। पता आप कैसे करेंगे? अगर फेज का डिफरेंस 90 डिग्री है और एम्पलीट्यूड इक्वल है, उस केस में रिजल्टेंट मोशन सर्कुलर होता है। अगर फेज का डिफरेंस 90 डिग्री है और दोनों के एम्पलीट्यूड अनइक्वल हैं, बराबर नहीं है, उस केस में रिजल्टेंट मोशन एलिप्टिकल होता है। तो यहाँ पर फेज का डिफरेंस 90 डिग्री है और एम्पलीट्यूड्स इक्वल हैं, तो रिजल्टेंट मोशन आपका सर्कुलर होगा, ऑप्शन 1 होगा। ये मैंने सब क्लास में बताया है आपको। हाँ, ये जरा आप लोग देख लें, ये थ्योरेटिकल है, कभी कभी आता है। इस क्वेश्चन में दिया है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग पीरियाडिक मोशन इज गिवन बाई y इक्वल टू 4 cos स्क्वायर t/2 sin 1000t। फाइंड इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशंस। एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है जिसके लिए डिस्प्लेसमेंट y और टाइम में ये इक्वेशन आपको दी हुई है। आपसे पूछा गया है कि ये इक्वेशन कितने इक्वेशन से मिल करके बनी हुई है। अगर ऐसा आपसे पूछा जाए तो इसको कम टाइम में सॉल्व करने का तरीका एक ही होता है कि साइन और कास की जितनी पावर्स हैं उनको ऐड कर लो, जो टोटल पावर के नंबर हैं
उतने ही इक्वेशन का ये कॉम्बिनेशन होगा। जैसे यहाँ पर cos स्क्वायर, यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है, तो टोटल पावर 2 + 1 = 3। तो ये 3 सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंपोजिशन हो जाएगा। आप इसको ऐसे याद रखिएगा। और लॉन्ग प्रोसेस तो ये होता है कि इसको हम ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से अलग अलग ब्रेकअप करें, वो बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप साइन और कास की जो पावर्स हैं उनको ऐड करेंगे, उनका जो सम है ये उतने ही इक्वेशन का कॉम्बिनेशन माना जाएगा। ये मैंने क्लास में बताया है सिंपल पेंडुलम का ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया है अ सिंपल पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ टाइम पीरियड t if the length of the pendulum is increased by 21%, the increase in the time period of the pendulum। तो लेंथ का परसेंटेज इंक्रीज 21 है, टाइम पीरियड का परसेंटेज इंक्रीज आपसे पूछा गया है। आप नोट्स देखिएगा, मैंने बताया था कि L प्रोपोर्शनल टू t², तो 1 × परसेंटेज इंक्रीज इन L = 2 × परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड। तो लेंथ का परसेंटेज इंक्रीज 21, तो 2 आप इधर ले आए, 10.5 होगा। अब 10.5 के नियर यह ऑप्शन है, तो ये हुआ 10.5 = परसेंटेज इंक्रीज इन टी। फर्स्ट ऑप्शन हो गया, आप नोट करें इसे। और डिटेल के लिए आप थ्योरी के वीडियोस देखिएगा, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में बताई गई हैं। ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं सब आप। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आप जरा देखिए 51। इसमें दिया है इफ़ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L हैज़ मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉब ऑफ मास m इज। तो एक सिंपल पेंडुलम का मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका थीटा है और आपसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। एक्चुअली ये क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है, हम आपको बताते हैं, आप ध्यान से देखें। ये सिंपल पेंडुलम है और मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका थीटा है। तो जब आप मीन पोजीशन से मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा देंगे तो मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर बॉडी की वेलोसिटी 0 होगी और ये ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करेगा। आप लोगों ने पूरा सर्कुलर मोशन पढ़ा है, आप जानते हैं इस केस में बॉब की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर होगी, क्योंकि मीन पोजीशन पर ही स्पीड मैक्सिमम है और जहाँ स्पीड मैक्सिमम है वहीं पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो हम इसे इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं, मीन पोजीशन को फाइनल। अब फाइनल पर जो काइनेटिक एनर्जी है वही मैक्सिमम होगी। तो आप इनिशियल से फाइनल के बीच कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें। तो नोट्स देखिएगा, तो K इनिशियल = K फाइनल
और नीचे आने पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो ये फार्मूला मैंने बताया था वर्क एनर्जी पावर में। अब के इनिशियल 0, के फाइनल, के मैक्स माइनस डेल्टा यू, देन के मैक्स इक्वल टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू का फार्मूला होता है mg इंटू डेल्टा एच। डेल्टा एच बॉडी का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, तो बॉडी की ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है। इन दोनों के बीच जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो आपका ये होगा। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम यल है, ये एंगल थीटा है, तो ये लेंथ आपकी यल कास थीटा होगी, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ यल है, ये यल माइनस कास थीटा है। तो हेंस डेल्टा एच क्या होगा, एल माइनस एल कास थीटा इक्वल टू एम जी एल इंटू 1 माइनस कास थीटा। ये ऑप्शन 3 हो जाएगा। मीन पोजीशन पर ही यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, वहीं पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। आप इसे नोट करें, फिर आपको हम आगे बताते हैं। एक तरीके से इसका ऑसिलेशन के चैप्टर से कोई खास कंसर्न नहीं है, ये एक तरीके से वर्क एनर्जी पावर का ही क्वेश्चन है। बस सिंपल पेंडुलम की प्रॉपर्टी यहाँ पर कोई ऐसी अप्लाई नहीं हुई है, केवल नाम पेंडुलम है बस। ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, सब आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है, ये सब आपने पढ़ा है। आप वीडियो देखिएगा, सब आपको क्लियर हो जाएगा। ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आप पेंडुलम को अर्थ के अंदर ले जाते हैं, डेप्थ h इक्वल टू r/2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर g की वैल्यू आप कैलकुलेट करिएगा। तो इतनी डेप्थ पर g का फार्मूला मैंने बताया था, g डैश इक्वल टू g इंटू 1 माइनस h अपान re। तो 1 माइनस डेप्थ क्या है, h r/2, और रेडियस ऑफ अर्थ ये भी r है, r कैंसिल इक्वल टू g/2। तो g डैश इक्वल टू g/2। तो टाइम पीरियड एट दिस पोजीशन t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट यल अपान g डैश। तो g डैश की यही वैल्यू पुटअप करेंगे। अब ये ऊपर आएगा तो स्क्वायर रूट 2 टाइम्स हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। ये सब मैंने बताया ही है आपको। अब आप देखें, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से बहुत पूछे जाते हैं। इसमें आपको दिया है, अब स्प्रिंग पेंडुलम के क्वेश्चन हम ले रहे हैं। इसमें दिया है अ बॉडी ऑफ मास 4.9 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑसिलेट विद अ पीरियड 0.5 सेकेंड। बाय व्हाट अमाउंट विल द स्प्रिंग बी कॉन्ट्रैक्टेड व्हेन बॉडी इज रिमूव्ड। क्वेश्चन की मीनिंग है कि ये एक स्प्रिंग पेंडुलम है, इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है, बॉडी का मास दिया हुआ है। पूछा गया है अगर मास को हटा लिया जाए तो स्प्रिंग में कितना कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्प्रिंग कितनी डिस्टेंस से सिकुड़ जाएगी, मीन्स स्प्रिंग कितनी डिस्टेंस से ऊपर जाएगी। तो आप जानते हैं ब्लॉक का वेट mg स्प्रिंग को जितनी डिस्टेंस से नीचे खींच रहा है, मास को हटाने के बाद ये उतनी ही डिस्टेंस से ऊपर जाएगा।
फोर्स स्ट्रेचिंग फोर्स F इक्वल टू mg इक्वल टू kx। x आप लोगों से पूछा गया है, m आपको दिया हुआ है, k की वैल्यू आपको नहीं दी हुई है, उसके लिए टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है। तो आप जानते हैं टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m अपान के। तो टाइम पीरियड 0.5 इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट मास अपान के। तो ये हुआ 0.5 अपान 2 पाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट m अपान के। अब आप देखें, यहाँ से k की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मास 4.9 अपान के। अब आप k की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ पुट करेंगे, m आपको दिया है, x आपको मिल जाएगा। इसको एक इजी मेथड से भी आप कर सकते हैं, वो अगर आपको फार्मूला याद हो। मैंने बताया था टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m अपान के इक्वल टू 2 पाई एक्सटेंशन x नॉट अपान g। अब यहाँ पर x नॉट पूछा गया है, g आप जानते हैं, मास की वैल्यू आपको दी हुई है, के आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, चाहे आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करें या आप दूसरे फार्मूले से। तो अब आज हम सॉल्यूशन यहीं पर फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर में अगला वीडियो जो स्प्रिंग पेंडुलम के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, या आपको हम अगले वीडियो में बता देंगे, या आप मॉड्यूल क्लास में ले आइएगा, हम वहाँ पे डिस्कस कर देंगे। तो आज का वीडियो फिनिश करते हैं। थैंक यू।